प्यारे बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम सॉल्यूशन टॉपिक के। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दे आर फ्रीक्वेंटली बीइंग आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन कॉम्पिटिशन एग्जाम। कैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, और हमारी डेली लाइफ में बच्चों कैसे हम जानेंगे कि हम लोग शुगर डालने से, नमक डालने से, पानी में अगर हम शुगर डालेंगे, नमक डालेंगे या कोई और सॉल्ट डालेंगे तो कौन से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा ज़्यादा। मीन्स जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है कंपैरेटिवली किस में ज़्यादा होगा। अगर हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं या ग्लूकोज डालते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। सोडियम क्लोराइड हमारा आयनाइज होता है, सॉल्ट है, और शुगर है, ग्लूकोज है, ये हमारे आयनाइज नहीं होते, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट इसको बोलते हैं हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब किस सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज ज़्यादा होगा, किस में एलिवेशन ज़्यादा होगा। और यहाँ पर लिया है 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर यूरिया solution, 1 मोलर sodium chloride solution and 1 मोलर potassium sulfate solution. Molality means concentration of all these three solution is given same in 1 liter of water. That means 1 mole dissolved in 1 kg water, 1 mole dissolved in 1 kg water, 1 mole of sodium chloride and 1 mole of this potassium sulfate is dissolved in 1 kg of water. So here we will take this one. This is the formula for elevation in boiling point, delta TB elevation in boiling point, and it is equal to I is 1/2 factor, KB is molar elevation constant, जिसका दूसरा नाम क्या है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। बच्चों यहाँ पर इन तीनों केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर Kb कांस्टेंट है, Kb वाटर के लिए होता है, इसकी वैल्यू 0.52 kg मोल kg की आपका होता है, और ये आपके मोलैलिटी फिक्स है। मोलैलिटी कितनी दिया, 1 केल्विन केजी पर मोल, ये आपका केबी की वैल्यू 0.52 वाटर के लिए फिक्स होती है। केबी कांस्टेंट हाउ मच, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये अगर क्वेश्चन अभी आपको पूछा जाता है तो कई बार ये वैल्यू नहीं दी होती है, लेकिन बोर्ड में तो जनरल वैल्यू गिवन होती है, और ये वाटर की होती है बच्चों, क्योंकि ये जितने भी सॉल्यूशन है वाटर में बने हैं तो ये वाटर की है। और मोलैलिटी कांस्टेंट है, गिवन है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये आई कांस्टेंट, आई की वैल्यू केबी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मोलैलिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पर डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करेगा, ये आई पर। अब हम देखेंगे आई की वैल्यू तीनों के लिए क्या है बच्चों। अगर ऐसा कह सके मोलैलिटी सेम गिवन है तो आप ये मान के चलिए कि आई पे डिपेंड करेगा। यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड होता है, ये ब्रेक डाउन नहीं होता, नॉन आयनाइजेबल, जिसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं। तो जो कंपाउंड आयनाइज नहीं होते हैं उनके लिए वांटा फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, रिमेंबर। सोडियम क्लोराइड के लिए आई की वैल्यू 2, क्योंकि सोडियम क्लोराइड 2 पार्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने से इसकी वैल्यू 2 कैसे होगी, देखिए अल्फा इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय N-1। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आई क्या है, वांटा फैक्टर, और N है नंबर ऑफ आयंस ब्रेक डाउन, मीन्स कितने आयंस में वो ब्रेक डाउन होता है, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड आफ्टर आयनाइजेशन। तो सोडियम क्लोराइड में N की वैल्यू 2 हो गई, अल्फा की वैल्यू 1, हमने मान लिया इसको एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन 100% आयनाइजेशन, तो अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अल्फा की वैल्यू 1
तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख देंगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए 2। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम याद रखिए कि ऐसा अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, वो उसको मान के चलिए कंप्लीट आयनाइजेशन, तो जितने नंबर ऑफ आयंस में वो ब्रेक डाउन होता है I की वैल्यू उतनी होती है। जैसे पोटेशियम सल्फेट यहाँ लिया हमने, तो पोटेशियम सल्फेट कितने पार्ट में ब्रेक डाउन होगा, ये 3 में, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट 3 आयंस में ब्रेक डाउन हुआ, ये भी 100% आयनाइजेशन हो रहा है इसका। तो इसमें कितने आयंस बने, 3, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, तो कितने आयंस बन गए 3। तो n की वैल्यू कितनी होगी इसमें 3। तो जितनी n की वैल्यू होगी उतनी I की वैल्यू होगी, सीधा सीधा ये मान के चलिए। किसके लिए, जिसका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, जो 100% डिसोसिएट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। तो बच्चों यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड के लिए I की वैल्यू 2 हो गई, पोटेशियम सल्फेट के लिए I की वैल्यू 3 हो गई, और जो यूरिया है उसके लिए I की वैल्यू 1 होगी। तो किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, पोटेशियम सल्फेट। अगर 1 मोलर सोल्यूशन पोटेशियम सल्फेट का लेंगे 1 लीटर वाटर में, 1 मोलर सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का लेंगे, और 1 मोलर सोल्यूशन यूरिया का लेंगे, 3 अलग अलग बीकर लेंगे आप, और तीनों में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, पोटेशियम सल्फेट का। आई एम टॉकिंग अबाउट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट उनका डिफरेंट होगा, मीन्स इंक्रीज कितना होगा। तो पोटेशियम सल्फेट का अगर नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट सपोज आपका 200 है, तो उसमें एलिवेशन ज़्यादा होगा। अगर इसमें एलिवेशन 2 डिग्री का होता है तो इसमें आपका 1.5 का हो सकता है, इसमें 1 का हो सकता है। इस तरह से एलिवेशन सबसे ज़्यादा किसमें होगा, वो होगा हमारा पोटेशियम सल्फेट। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पर हमने तीनों अलग अलग टाइप लेते, मोलेलिटी सेम ली थी। यहाँ पर हम 3 सॉल्यूशन ले रहे हैं, और तीनों सॉल्यूशन एक ग्लूकोज का है, एक यूरिया का है, और एक शुगर। तो इन तीनों में क्या कॉमन हुआ, तीनों में कॉमन हुआ कि तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हैं, तीनों हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हैं। और दूसरी बात तीनों में कॉमन होगी, तीनों का अमाउंट जो है वो सेम है। तो इसमें हमें पूछ रहे हैं कि किस में एलिवेशन हायर होगा, बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज है वो ज़्यादा होगा बच्चों, विच वन विल हैव हायर वैल्यू ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर फिर हम वही फॉर्मूला लेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला डेल्टा टी इज इक्वल टू आई वांट टू फैक्टर, और ये हो गया के बी, और एक मोलेलिटी। तो यहाँ पर I की वैल्यू तीनों में सेम है, फॉर ऑल दीज 3 I इज 1। क्यों I 1 क्यों है, क्योंकि तीनों हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हैं। अच्छा के बी तीनों के लिए कांस्टेंट हो गया, के बी की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी 0.52 हो गई। तो यहाँ पर बच्चों इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमारी फिक्स हो गई, ये वैल्यू फिक्स हो गई। तो हमारी जो डेल्टा टी बी है वो किस पे डिपेंड करेगा, मोलेलिटी पे। और मोलेलिटी होती है हमारी ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जिसको हम लिखते हैं सिंपली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम स्मॉल w, दिस इज मोलर मास, एंड दिस इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट, वो 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब 1 kg, ये भी फिक्स हो गया। और यहाँ पर ये W इनका जो अमाउंट है ये इन्होंने फिक्स दिया, कितना दिया, स्मॉल w 100 ग्राम सब में, दिस वैल्यू फिक्स, दिस वैल्यू फिक्स, दिस वैल्यू फिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलेलिटी में जो मेन फैक्टर हमारा निकल के आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये मोलर मास। तो ये इसका मतलब हमें जो डिसाइड करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो डिसाइड करना है किसके बेस पर, मोलर मास पे। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास ज़्यादा होगा तो ये एलिवेशन कम होगा। तो मोलर मास किसका ज़्यादा होता है बच्चों यहाँ पर, अब आप देखते हैं मोलर मास। तो ग्लूकोज का जो मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल होता है, और यूरिया का 60 होता है, शुगर का 342। तो सबसे कम, जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा बच्चों। तो किसका मोलर मास सबसे कम है, यूरिया का। तो यूरिया का एलिवेशन सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम किसका मोलर मास, ग्लूकोज का 180। तो इसका मतलब ग्लूकोज का एलिवेशन उससे कम होगा। और सबसे कम किसका होगा, शुगर का। तो इस तरह से हम लोग कॉम्पिटिशन में या आजकल जो आपके बच्चों बोर्ड में 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्ट हमें बहुत तेज़ी से क्वेश्चन करने हैं। और ये ट्रिक आपको यूज करनी है कि अगर हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है
तो उनमें ये देख लीजिए क्या कॉमन हुआ। तो यहाँ जैसे अमाउंट कॉमन हो गया है, आई कॉमन हो गया है, तो ये मोलैलिटी पे डिपेंड करेगा। मोलैलिटी में भी इसमें अमाउंट कॉमन हो गया है बच्चों, तो यहाँ पर ये मोलर मास पे डिपेंड करेगा। तो ये बात याद रख लीजिए अगर उसमें ग्राम में अमाउंट दिया है तो वहाँ मोलर मास, जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों सबसे ज़्यादा होगा, मतलब उसमें बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज सबसे ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ तीसरे टाइप का एक और क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द इंक्रीज ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हमें फाइंड आउट करना है। देखो 10 ग्राम ग्लूकोज, 20 ग्राम ग्लूकोज, 50 ग्राम ग्लूकोज। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ सेम है तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लेंगे, देखिए डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी में हमारा यहाँ पर ये हो गया, आई इनके लिए क्या होगा, ग्लूकोज है तो आई सब में एक ही होगा, कांस्टेंट होगा, और आई की वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी 1, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, दे डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू आयंस। के बी कांस्टेंट हो गया वाटर के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल हो गया, और जो मोलर मास है वो 180 हो गया। तो यहाँ पर V आपका वो भी फिक्स हो गया, V मीन्स जो आपका V है या कैपिटल W जो हम अमाउंट लेंगे तो इसमें वाटर के लिए वो फिक्स होता है। तो डेल्टा टी भी यहाँ पर फिर किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो अमाउंट किसका ज़्यादा होगा उसी का ये ज़्यादा होगा। तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। अब आप बताइए जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा सॉल्यूट का उसका डेल्टा टी भी ज़्यादा होगा, दैट मीन उसका बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा। तो इसमें आप बताइए किसका होगा सबसे ज़्यादा, 50 ग्राम ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज़्यादा होगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज द ऑर्डर। अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम फॉर्मूला होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में भी आपका क्योंकि मोलर मास सेम हो गया है, आई आपका सेम हो गया, के एफ जो है वो सबका सेम होगा। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ भी इस केस में अगर सेम टाइप का कंपाउंड है बच्चों, तो जो दिया है उसके सेम टाइप के कंपाउंड में केवल उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा, अमाउंट पे। तो अमाउंट कितना है यहाँ पर, जिसका ज़्यादा अमाउंट होगा बच्चों उसमें ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम का मतलब हुआ कि जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, 50 ग्राम ग्लूकोज का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज का। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 10 ग्राम और 20 ग्राम और 50 ग्राम ग्लूकोज को आप डिजोल्व करते हैं बच्चों, क्यों होगा, देखिए इसका डेल्टा टी एफ होता है हमारा T1 माइनस T2। T1 किसका है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, T2 किसका है, सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का जो होगा वो होगा T1 माइनस डेल्टा टी एफ। तो ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। ये किसका है, T1 प्योर वाटर का, प्योर सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा इंक्रीज होता है बच्चों उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम ग्लूकोज डाल के 3 अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा होगा, सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा, वो होगा 50 ग्राम ग्लूकोज का। ये सबसे कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा ग्लूकोज डालेंगे आप उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा, ये बात ध्यान से सीखिए। तो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लोअर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो आइसक्रीम बनाते समय आप जितना ज़्यादा उसमें ग्लूकोज डालेंगे, जितना ज़्यादा शुगर डालेंगे बच्चों, उतना ज़्यादा वो चिलनेस प्रोड्यूस करेगी। इसलिए आप जो एक आइस क्यूब खाते हैं, सिंपल आइस क्यूब खाते हैं अपने फ्रिज में से निकाल के, रेफ्रिजरेटर से निकाल के, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाती है क्योंकि उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री और वो इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगता। लेकिन अगर आइसक्रीम को खाते हैं तो आप बहुत देर तक उसको खाते जाते हैं, मार्केट से लेकर आप उसका जो है उसको एंजॉय करते जाते हैं, उसको खाते जाते हैं, वो देर में पिघलती है। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है।